Hi, this is Dr. Shuchi Singhal working as Associate Professor at IIM College, which is now known as ISIM, Jaipur, Rajasthan. We'll be talking about zero-based budgeting. Zero-based budgeting is also called de novo budgeting. It refers to budgeting from the beginning without any reference to any past budgets. Zero-based budgeting is a method of budgeting whereby all activities are re-evaluated each time a budget is formulated. It requires a manager to justify the resources requested. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसा मेथड है बजटिंग का जिसमें हम बजट बनाते हैं बिल्कुल ज़ीरो बेस से. दैट मीन्स वी प्रिपेयर द बजट फ्रॉम द स्क्रैच. पुराने किसी भी बजट को कोई वेटेज नहीं दिया जाता और बिल्कुल नए सिरे से हम एक नया बजट बनाते हैं और बजट में जो भी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जिस भी एक्टिविटी के लिए कोई भी बजट मांगा जाता है, उसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन कंसर्न मैनेजर को देना ज़रूरी होता है. Features of zero-based budgeting. Concentration of efforts is not simply on how much a unit will spend, but why it needs to spend. Zero-based budgeting में न सिर्फ इस बात पे ध्यान रखते हैं कि कितना आपको बजट चाहिए, बल्कि इस बात पे ज़्यादा फोकस रहता है कि आपको क्यों चाहिए इतना अमाउंट. सपोज आपने किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए से 20,000 रुपीज़ अगर आपने डिमांड किए हैं, तो 20,000 रुपीज़ आपने क्यों डिमांड किए हैं, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपको डिटेल में मेंशन करना होगा. इंडिविजुअल यूनिट ऑब्जेक्ट्स आर लिंक्ड टू कॉर्पोरेट टारगेट्स. जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स जिनके लिए आप बजट डिमांड कर रहे हैं, उनका लिंक पूरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स के साथ होना चाहिए. Quick budget adjustments can be made if during the operating year costs are required to maintain expenditure level. क्विक बजट एडजस्टमेंट्स ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में जल्दी से अगर आप चाहें कोई सा भी एडजस्टमेंट अगर करना पड़े आपको तो इजीली किया जा सकता है. अगर पर्टिकुलर ईयर में आपको एक्सपेंडिचर लेवल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या कोई पर्टिकुलर लेवल आपको मेंटेन करना है तो आप इजीली कर सकते हैं अंडर ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द लेवल्स इन डिसीजन मेकिंग. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में हर एक कंसर्न यूनिट, हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. That is why everybody in the organization is fully involved in zero-based budgeting. It is applicable in both public as well as private sector. कोई भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, zero-based budgeting is equally applicable. Procedure of zero-based budgeting. वैसे तो zero-based budgeting का कोई प्री-डिफाइंड प्रोसीजर होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनरलाइज्ड प्रोसीजर अगर हम बोलें तो जनरलाइज्ड प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स हम डिफाइन कर सकते हैं, विच आर एज फॉलोज. फर्स्ट स्टेप, सेटिंग अप और रीडिफाइनिंग ऑफ द मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द मिशन एंड गोल्स शुड बी सेट इन एन ईजी, अंडरस्टैंडेबल एंड मोटिवेटिंग मैनर. The hierarchical structure should be framed clearly, indicating the role and responsibilities associated with each position. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का सबसे पहला स्टेप है कि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आ सके, और जो भी पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है, उसमें जो भी पोजीशंस हैं, रोल्स हैं, बिल्कुल क्लियरली इंडिकेटेड होने चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के हर एक आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि उसका क्या रोल है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके पर्टिकुलर एरिया के लिए उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं. Second step, identifying the decision units and decision packages. Now, what is a decision unit? A decision unit is an identifiable project or cost center, responsibility of which is assigned to a specific manager. The size of the decision unit should not be too small or too large. If it is too small, then the benefits derived from zero-based budgeting will be negligible. And on the other hand, if it is too large, then it would be difficult to evaluate various alternatives in order to maximize the payoffs. Second step में हमें decision units को identify करना है. Decision units और कुछ नहीं है, एक तरीके के responsibility centers हैं जिनकी जिम्मेदारी एक particular manager को दी गई है, और उस decision unit का size ना तो बहुत छोटा होना चाहिए ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए. ज़्यादा छोटा होगा तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग से होने वाले बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे, और अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उस केस में उसमें जो भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स हो सकते हैं प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए या फिर रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे. वन डिसीजन यूनिट मे हैव सेवरल डिसीजन पैकेजेस.
each decision package specifies a set of activities and resources required. Each decision package will have a different set of objectives followed by 3 or more alternative methods to achieve them. The manager of each decision unit is responsible for the decision packages developed by him. डिसीजन पैकेजेस हर एक डिसीजन यूनिट के अंदर आपके 3 to 4 या उससे भी ज़्यादा डिसीजन पैकेजेस हो सकते हैं. Now what are decision packages? Decision packages is just simply a set of activities with a particular objective. उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए डिसीजन पैकेज में आपके पास 3 से 4 तरीके ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए. The manager of each decision unit is responsible for the decision packages developed by him. Then next step is ranking the decision packages. एक बार आपने डिसीजन यूनिट के अंदर जो भी डिसीजन पैकेजेस आपने डेवलप किए हैं, फॉर एग्जांपल सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिसीजन यूनिट्स हैं, तीनों डिसीजन यूनिट्स में 5-5 डिसीजन पैकेजेस डेवलप किए गए हैं. सो टोटल नंबर ऑफ डिसीजन पैकेजेस इज 15 नाउ. The different decision packages are ranked in the order of priority based on cost-benefit analysis or qualitative characteristics. The ranking is first done by the operational managers and then it is analyzed by the top management. तो जितने भी decision packages हैं सारी decision units के हम उन्हें एक साथ इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक priority ranking basis पर hierarchical order में लगा लेते हैं. आपके पास अगर 15 decision packages हैं तो उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से उनके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पर, उनकी क्वालिटेटिव बेनिफिट्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम उन 15 डिसीजन पैकेजेस को एक पर्टिकुलर रैंकिंग ऑर्डर में लगा देंगे. स्टेप नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ जीरो बेस्ड बजट एंड फाइनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. The different decision packages are ranked for each decision unit. Then all the decision packages are accumulated together and again the final ranking is done at the highest organizational level. Based on the priority of the decision packages included in the final budget, the operational managers are required to submit the necessary details of the selected decision packages. The top management issues a ranking list which contains the selected decision packages according to priority. इस स्टेप में आपने जितने भी डिसीजन पैकेजेस डेवलप किए थे उनकी रैंकिंग की जाती है और रैंकिंग करने के बाद हर एक डिसीजन पैकेज या डिसीजन यूनिट के मैनेजर को उसकी डिटेल सबमिट करने के लिए बोला जाता है. सबमिट करने के बाद फाइनल रैंकिंग की जाती है टॉप मैनेजमेंट द्वारा और टॉप मैनेजमेंट एक बार जब फाइनल रैंकिंग कर लेते हैं तो उसे वो कन्वे कर देते हैं उस पर्टिकुलर डिसीजन यूनिट को. लास्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीरो बेस्ड बजट. इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक एडवाइजरी टीम सेलेक्ट की जाती है जो कि एडवाइज करती है सभी मैटर्स पर. जीरो बेस्ड बजटिंग को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उन सभी मैटर्स में एडवाइज करती है. एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग शुड बी अरेंज फॉर द ऑपरेशनल मैनेजर्स हु अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजन यूनिट्स. जीरो बेस्ड बजटिंग के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिसीजन यूनिट्स के जो मैनेजर्स हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए किस तरीके से जीरो बेस्ड बजटिंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसको किस तरीके से आप और ज़्यादा फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. A calendar of events along with the zero-based budget manual should be prepared to avoid any confusion during the implementation of zero-based budget. किसी भी चीज़ को क्लैरिटी से करने के लिए आपको उसकी मैनुअल बनाना ज़रूरी होता है. सिमिलरली जीरो बेस्ड बजटिंग में भी उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू शुड हैव अ मैनुअल फॉर जीरो बेस्ड बजटिंग इन विच all the details regarding the roles, responsibilities, organization structure, the implementation of zero-based budgeting, the procedure, everything is mentioned. Now we come to the difference between traditional budgeting and zero-based budgeting. Traditional budgeting basically पुराने तरीके का बजटिंग का तरीका जिसमें हम पुराने बजट्स को देख करके आगे आने वाला नया बजट बनाते हैं. जीरो बेस्ड बजटिंग में हमारा मेन फोकस होता है कि पुराने किसी भी बजट को फोकस नहीं किया जाए और जो भी बजट हम बनाएं वो बिल्कुल नए सिरे से फ्रॉम द स्क्रैच बनाया जाए. सो हियर आर दी सम डिफरेंसेस. ओरिएंटेशन. द ट्रेडिशनल बजटिंग इज अकाउंटिंग ओरिएंटेड whereas the zero based budgeting is decision oriented. Reference to previous budgets. In traditional budgeting,
we do refer to the previous year's budget, but in zero based budgeting there is no reference to the previous budgets. Responsibility. ट्रेडिशनल बजटिंग में टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी बजट में जो भी अमाउंट मेंशन किया जाता है उसके लिए टॉप मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है. जीरो बेस्ड बजटिंग में जो मैनेजर है पर्टिकुलर डिसीजन यूनिट का, वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जो भी बजट अमाउंट आप मेंशन करते हो. इनपुट एंड आउटपुट. ट्रेडिशनल बजटिंग में ज़्यादा फोकस इनपुट्स पे होता है, जबकि जीरो बेस्ड बजटिंग में आप इक्वल फोकस देते हो इनपुट्स पे भी एज वेल एज आउटपुट्स पे भी. In traditional budgeting, the main objective is the reduction of the cost, whereas in zero-based budgeting, the main focus is on the resource allocation on the basis of priority or ranking. In traditional budgeting, sometimes the budget is deliberately inflated so that the desired amount may be obtained after the cuts. पुराने बजट तरीके में, ट्रेडिशनल बजटिंग में नॉर्मली यही होता था कि अगर आपको सपोज आपके डिपार्टमेंट के लिए आपको 5 लाख रुपए का बजट अलॉट करवाना है तो आप उसे थोड़ा इन्फ्लेट कर देते हैं. इन्फ्लेट करने से मतलब है सपोज आपने बजट डिमांड किया 7 लाख रुपीस का, जबकि आपको कट्स के बाद में फिर आपको 5 लाख रुपीस अलॉट हो जाएंगे. दैट मीन्स इन ट्रेडिशनल बजटिंग देयर वाज अ टेंडेंसी दैट यू यूज्ड टू इन्फ्लेट द बजट, whereas in zero based budgeting this is not done. Justification. In traditional budgeting, only the increase and decrease from the previous budget needs to be justified. But in zero-based budgeting, every amount which you are mentioning, whether it is less or whether it is more, जो भी amount आपने mention किया, suppose वो 500 है या 5000 है या 5 लाख है, आपको उसका पूरा proper justification देना compulsory है. Now, prerequisites for implementation of zero-based budgeting. जीरो बेस्ड बजटिंग को इफेक्टिवली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी है. कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड क्लियरली. कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. डिसीजन यूनिट शुड बी आइडेंटिफाइड बाय डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन और डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, लाइक मार्केटिंग फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, और उसके बेसिस पे डिसीजन यूनिट्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं. द एक्टिविटी ऑफ ईच फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड, एनालाइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड. जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सभी की एक्टिविटीज़ का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ऑलरेडी उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि जीरो बेस्ड बजटिंग को ईजिली इंप्लीमेंट किया जा सके. The targets and the objectives of each activity are clearly determined, ignoring the existing budget. The performance assessment and measurement criteria for each activity is clearly defined. Decision units के अंदर जो भी decision packages हैं, जो भी activities होती हैं, हर एक activity को, उसकी efficiency को, उसकी performance को किस basis पर measure किया जाए, ये भी clearly defined होना चाहिए. Each activity or decision package is evaluated and ranked by cost benefit analysis. जितने भी decision packages बनाए जाते हैं, हर एक का analysis cost और benefit के basis पे होना चाहिए. उस particular decision package में कितनी cost incur हो रही है और उससे कितना benefit arrive होगा. ये दोनों चीज़ों को balance करते हुए we should be able to analyze each and every decision package. Now we come to benefits of zero-based budgeting. Although you have many benefits, but to name a few, here we go. Inefficient and obsolete operations are identified and removed. It adds psychological employees to avoid wasteful expenditure. Psychologically एक pressure आ जाता है employees पर कि वो जितना भी wasteful expenditure है, फालतू का जो भी खर्चा है, वो उसे ना करें. जितने भी scarce resources हैं, उन्हें allocate करें efficiently सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स और रैंकिंग. Since this system requires participation of all the managers in the preparation of the budgets, responsibility of all the levels of management is successful execution of budgetary system can be ensured. किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में क्योंकि सभी मैनेजर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन रहता है जीरो बेस्ड बजटिंग में, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी रहती है और इसीलिए जीरो बेस्ड बजटिंग को इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी रहता है, बिकॉज फ्रॉम द इनिशियल everybody is involved in the process of zero based budgeting.
And we have some drawbacks of zero-based budgeting. Normally, zero-based budgeting, it leads to increase in the paperwork created by the decision packages. It is for emphasis of short-term benefits. Normally, zero-based budgeting में जो भी concerned managers होते हैं उनका main focus short-term benefits हो जाता है instead of the achievement of the corporate objectives. It requires a lot of training of the managers, and if the managers do not understand correctly, then zero-based budgeting cannot be implemented successfully. ट्रेनिंग अगर प्रॉपर नहीं हुई उनकी तो वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जीरो बेस्ड बजटिंग को सक्सेसफुली. डिसीजन पैकेजेस को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी आती है क्योंकि एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना एक ही डिसीजन यूनिट्स में इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. और अगर आपने डिसीजन पैकेजेस बना भी लिए हैं तो उनकी रैंकिंग करना इज अनदर डिफिकल्ट टास्क. डिफिकल्टी इन द रैंकिंग प्रोसेस, इट इज़ डिफिकल्ट टू रैंक कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ क्योंकि एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं आपकी वो डिफरेंट टाइप की होती हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज आपने अपने स्टाफ वेलफेयर पे कुछ स्पेंड किया है, उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने कुछ स्पेंड किया है. अब रैंकिंग अगर आप करेंगे तो आपको रैंकिंग में ये प्रॉब्लम आएगी, बहुत सब्जेक्टिव हो गया. हो सकता है किसी के लिए स्टाफ वेलफेयर ज़्यादा प्रायोरिटी रखता हो और किसी के लिए लीस्ट प्रायोरिटी रखता है. तो इस तरीके के रैंकिंग डिसीजंस बहुत सब्जेक्टिव हो जाते हैं. थैंक यू.